नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रभात कुमार मुखर्जी की कहानी स्वर्ण सिंह। कई वर्षों की बात है, वकालत का इम्तिहान पास कर अलीपुर में प्रैक्टिस करने लगा, किंतु मुवक्किल ना आए। 6 महीने बार लाइब्रेरी में बैठकर दूसरे नए वकीलों से गपशप हाँकते हाँकते थक गया। सोचा अब पश्चिम जाऊं, किंतु पश्चिम जाऊं तो कहाँ। डायरेक्टरी निकालकर पश्चिम के नाना स्थानों के वकीलों की सूची ढूंढने लगा। खोजते खोजते देखा कि बिहार में सासाराम नामक एक जिला है, वहां बंगाली वकील एक भी नहीं। जाने में बाधा भी बहुत है। रेल नहीं, आरा स्टेशन पर उतरकर इक्के से जाना पड़ता है। इक्के से 3-4 दिन लगते हैं। सोचा यही ठीक है। इस पृथ्वी में काशी साक्षात कैलाश है, वहां जाने से ही धन मिलेगा। पश्चिम वालों का विश्वास है कि बंगाली बड़े बुद्धिमान होते हैं, उधर बंगालियों का भी आदर खूब है। इसलिए 1 महीने के भीतर सासाराम पहुंचकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। सासाराम में एक उर्दू वाले वकील थे, उनका नाम मुंशी ज्वाला प्रसाद था। वे ही वहां के प्रधान वकील थे, किंतु मुझे देखकर बुढ़ा संतुष्ट ना हुआ। इधर उधर कहता फिरने लगा, अरे ये तो छोकरा है, कानून का हाल क्या जाने। पहले मैं एक मुकदमे में उनके विपक्ष का वकील हुआ। मुकदमे के आखिरी बहस के दिन बहस करने के लिए कई मोटी मोटी किताबें साथ ले गया था। ज्वाला प्रसाद से कानून की पुस्तकों से कोई संबंध ही ना था। मेरी पुस्तकों का बोझा देखकर वे गर्म हो गए और जज बहादुर से बोले, हुजूर देखिए तो तमाशा, कलकत्ते से एक वकील आया है, ना मूछ है ना दाढ़ी, अपनी बहस के लिए बोझ भर किताबें ले आया। हुजूर को कानून सिखलाना चाहता है, और हुजूर को कानून का क्या मालूम नहीं। जज बहादुर ने जरा हंसकर वकील साहब से बैठ जाने को कहा। ज्वाला प्रसाद के इस विद्रोह का कारण अपने प्रति पीछे मालूम हुआ मुझे। उनका बड़ा लड़का पटना कॉलेज में कानून पढ़ता था। एकमात्र वही भविष्य में सासाराम में अंग्रेजी जदा वकील हो, यह मुंशी ज्वाला प्रसाद की इच्छा थी। इसी से मुझे देखकर इतनी ईर्ष्या है। थोड़े ही दिनों में मेरी वकालत चमक गई। फुर्सत से कलकत्ते जाकर अपनी स्त्री को ले आया। सदर रास्ते पर मेरा दुमंजिले घर था। ऊपर के कमरे में चिक पड़ी हुई खिड़की के पास बैठकर कौतूहल पूर्ण नेत्रों से इस नूतन प्रदेश का नवीन जीवन देखना मेरी स्त्री को अच्छा लगता था। ग्रीष्म काल आया। मेरे घर के चारों ओर ताड़ के पेड़ों में पासियों ने लावणी बांधी है। नित्य सवेरे पासियों का ताड़ पर चढ़ना चिल्लाना सुनाई पड़ता। अर्थात मैं ताड़ पर चढ़ता हूँ, कुलवधुओं अब तुम आंगन के से भागकर भीतर छिप जाओ। गर्मी की छुट्टी में ज्वाला प्रसाद का पुत्र पटना से आया। शहर में अंग्रेजी पढ़ा लिखे लोग कम होने के कारण उसके और मेरे बीच में बंधुता पैदा हो गई। उसका नाम सुंदरलाल था। यद्यपि मैं उसके पिता का वैरी था, तथापि वह मेरे पास आता था। कभी कभी हम दोनों साथ ही साथ घूमने जाते थे। जैसे आजकल के बंगालियों को साहब बनने की बड़ी लालसा रहती है, देखा वैसे ही सुंदरलाल को बंगाली बनने की बड़ी लालसा थी। पिता से छिपकर वह कभी कभी मेरे यहाँ शाम को निमंत्रण रक्षा भी करने लगा। वह मुझे प्रिय था। क्रम से मालूम हुआ कि उसने केवल अंग्रेजी शिक्षा ही नहीं पाई है, उसको उसके साथ एक व्याधि भी लग गई है, और वह व्याधि दाम्पत्य विषयक है। सनातन प्रथा के अनुसार पिता द्वारा पसंद की गई लड़की से वह विवाह करने के लिए तैयार नहीं कहा, इसीलिए पिता उस पर नाराज है। और कुछ दिनों में बंधुत्व और भी बढ़ गया। एक दिन चांदनी रात में हम दोनों नदी तीर पर घूम रहे थे। सुंदरलाल ने उस दिन मुझसे कहा कि वह एक लड़की को पसंद करता है। मैंने पूछा, उसका नाम? पन्ना। कितनी बड़ी है? यही 14 वर्ष की है। देखता हूँ तब तो अच्छा खासा रोमांस का मामला है। लड़की है कहाँ की? हमारे ही गांव की है। मुझे मालूम था कि ज्वाला प्रसाद का घर सदर से 6 मील दूर पाटली गांव में है। रहस्य कर कहा, मालूम होता है इसी से बार बार घर जाते हैं। सुंदरलाल ने कहा, कहाँ बार बार जाता हूँ, आते ही एक बार गया था और उस दिन एक बार और गया। पहली बार तो केवल देख ही पाया था, बातचीत का मौका ही नहीं मिला। इसी से दूसरी बार गया था। हंसकर कहा, तो यहाँ क्यों तड़पते हो? मैं होता तो छुट्टी में कई महीने वहीं बिताता। सुंदरलाल, आकांक्षा का यदि अनुसरण करता तो मैं वहीं रहता। मैं जानता हूँ कि यदि मैं उसके निकट रहूं तो सदा उसे देखने का, उससे बातचीत करने का मौका ढूंढता फिरूंगा। इससे अपने आप को संयत ना रख सकूंगा। इस तरह कुछ दिन बीतने पर गांव वालों में कैसी आलोचना उठेगी, यह तो जरा सोच के देखो। मैं जिसको प्यार करता हूँ, क्या मैं उसका? सुंदरलाल और कह न सका, किंतु मैं उसके मन का भाव समझ गया। मैंने अब तक इस विषय को मजाक की ही बात समझी थी। सुंदरलाल की इस बात से मेरे मन का वह भाव दूर हो गया। परिहास का स्वर छोड़कर पूछा, लड़की कौन है?
हमारे गांव में एक बूढ़े पेंशन पाए हुए सैनिक हैं। उनका नाम सूबेदार अयोध्यानाथ है। पन्ना उनकी पोती है। वे क्या तुम्हारे स्वजाति हैं? हाँ, स्वजाति ही हैं। तब क्या बाधा है? अपने पिता से अपनी इच्छा कभी प्रकट नहीं की थी? की थी, मैंने खुद तो की नहीं, दूसरों से कहलाया। अयोध्यानाथ हमारे साथ विवाह करने के लिए तैयार है, किंतु उनके कुल में कोई दोष होने से जाति भय के कारण पिता किसी तरह राजी नहीं होते। उस लड़की के विवाह की चेष्टा कहीं और भी जगह की जा चुकी है, किंतु कोई राजी नहीं होता। नहीं तो हम लोगों में इतनी बड़ी लड़की कभी अविवाहिता रहती है? सुनकर मेरा मन कुछ उदास हो गया। यह तो उपन्यास का शाही कारखाना देखता हूँ, किंतु उपन्यास में भी सुख सम्मिलन किसी न किसी उपाय से प्राय हो ही जाता है, तो यहाँ क्या ऐसा ना होगा? इसके बाद सुंदरलाल ने अनेक बातें कही। सब बातें ही उसकी प्रणयिनी के संबंध की थी। सुंदरलाल ने स्पष्ट ही कहा, प्रणय का आवेग सब उसकी ओर से है। बालिका अच्छा बुरा शायद कुछ भी नहीं जानती, जानने की उसकी अवस्था भी नहीं है और सुयोग भी नहीं आया। घर आकर अपनी स्त्री से मैंने सब बातें कही। इसके बाद और 2 महीने बीत गए। मेरी आमदनी बढ़ती जा रही थी। अब हर एक संगीन मुकदमे में किसी न किसी पक्ष में मेरी नियुक्ति रहती। सुंदरलाल पटना लौट गया। इस बीच कई बार सुंदरलाल के साथ उसके गांव गया था। सूबेदार अयोध्यानाथ से भेंट कर आया। दूर से अचानक अपने बंधु की मनोहारिणी को भी देख आया। लड़की बहुत सुंदर है, उसकी इच्छा करने का दोष सुंदरलाल को नहीं दिया जा सकता। पहले दिन पटौली से लौट आते ही मेरी स्त्री ने सबसे पहले पूछा, पन्ना को देखा? हाँ, देखा तो है। देखने में कैसी है? ज्ञानी लोग कह गए हैं कि अपनी स्त्री के समक्ष और किसी स्त्री के रूप की प्रशंसा कभी ना करनी चाहिए। करने से विपद की संभावना है। इसी से सावधानता से का अवलंब लेकर कहा, देखने में तो बुरी नहीं। स्त्री ने कहा, तो भी देखने में कैसी है? कैसा रंग है? नाक मुंह आंख मुंह कैसा है? कहा तो अच्छा ही है। मेरे उस उत्तर से मेरी स्त्री संतुष्ट ना हुई। फिर पूछा, खूब सुंदर है? पूर्वतः सावधानता का अवलंब लेकर कहा, क्या जानूं, इतना तो समझता बूझता नहीं। गृहिणी ने कहा, बातों के लक्षण तो देखो। दूध पीते बच्चे हैं, कुछ समझते ही नहीं। अच्छा, एक बात पूछती, तुम यदि सुंदरलाल होते तो उसे प्यार करते या नहीं? मैंने दुष्टता से कहा, किसको? तुमको? श्रीमती ने रूठ कर कहा, तुम्हारी बात सुनकर देह जल उठती है। पन्ना को, पन्ना को। और मैं यदि सुंदरलाल होता? हाँ हाँ, यह भी नहीं समझ सकते इतना पास करके क्या किया? ऐसे प्रश्नों का क्या उत्तर देना चाहिए? ज्ञानियों ने कुछ नहीं कहा, इसलिए कपाल ठोककर कहा, हाँ शायद प्यार करता। कपाल ठोककर बारूद के बक्से में दिया सिलाई क्यों नहीं लगा दी मैंने? इसकी अपेक्षा उसका फल गुरुतर होता। बहुत कष्ट से तो मान छूटा। मान के बाद उन्होंने पन्ना के घर वालों के संबंध में जो प्रश्न किए, मालूम होता है सबका ही संतोषजनक उत्तर दे सका। सूबेदार जी बहुत भले आदमी है, यह कन्या उनकी सर्वस्व है। कहा, इच्छा करते ही उसका ब्याह कर सकते हैं, किंतु लड़की को दूसरे के हाथ सौंपकर कैसे काल काटेंगे? लड़ाई में उन्होंने उम्र बिता दी। इसके संबंध की बहुत सी बातें कही। आषाढ़ का महीना था। रात में मैं गहरी नींद में मस्त था। सहसा किसी शब्द से आंखें खुल गई। कान देकर सुना, बाहर से शब्द आया, बंगाली बाबू, ए बंगाली बाबू। मेरा नाम यहाँ बहुत थोड़े आदमियों को मालूम है। बंगाली वकील होने के से सर्वसाधारण में बंगाली बाबू के ही नाम से परिचित है। फिर आवाज आई, बंगाली बाबू, ए बाबू जी। मैंने पूछा, कौन है? कहकर बिछौने पर बैठ गए। जरा बाहर तो आइए। मेरी स्त्री भी जाग पड़ी। कहा, मालूम होता है कोई खराब खबर का तार आया है। बत्ती जला, जूता पहन बाहर निकला। चांदी रात है, किंतु आकाश में कुछ बादल है। इसी से चांदनी मंद हो रही है। ताड़ के पेड़ों को कपाकर सन सन हवा चल रही है। सदर दरवाजा खोलकर देखा कि एक अपरिचित व्यक्ति खड़ा है। तुम कौन हो? उसने कहा, मुवक्किल। इतनी रात को क्यों आए हो? एक वृद्ध मृतशैया पर पड़ा है, एक वसीयतनामा लिखना है। इस समय ही ना चलने से काम ना बनेगा। सवेरे तक वह जीता रहेगा, इसमें संदेह है। कितनी दूर चलना पड़ेगा? बहुत दूर नहीं, यहाँ से सिर्फ 2-3 कोस। जाएंगे किस पर? घोड़ा लाया हूँ। फीस लाए हो? हाँ लाया हूँ। कितना लगेगा? इस रात में मैं 100 रुपये से कम पर ना जाऊंगा। यह लीजिए। कहकर उसने अपनी चद्दर के एक छोर की गांठ खोलकर 100 रुपये के नोट गिन दिए। मैं उसे जरा इंतजार करने के लिए कहकर घर के भीतर तैयार होने लगा। नोटों को संदूक में रखते रखते अलीपुर बार के दिन याद आ गए। एक दिन वह था और एक दिन यह। तब सारा दिन कचहरी में हत्या दिए बिना बैठे रहने पर भी मुवक्किल को दर्शन न मिलते थे, और इस समय इसी देवता ने दोपहर रात बीत गए चिल्ला चिल्ला कर नींद तोड़ दी। गृहिणी को सचेत कर नौकरों को जगह तैयार हो बाहर आया। घोड़े पर सवारी करते हुए पूछा, वृद्ध कौन है? मेरे संगी ने कहा, सूबेदार अयोध्यानाथ।
अरे सूबेदार जी, उनकी ही मृत्यु काल उपस्थित है, कहकर मैं दुख में से मौन हो गया। यही 15 दिन में उनके पास बैठकर युद्ध की कितनी ही कहानियां सुनकर आया हूँ। कोई 1 घंटे में अपने उसी पूर्व परिचित गांव में जा पहुंचा। सूबेदार जी ने मुझसे कहा, बाबू आ गए, आइए आइए, मैं तो अब चलता हूँ। मैंने कहा, नहीं सूबेदार जी, ऐसी बातें क्यों कहते हैं, आप अच्छे हो जाएंगे, आपसे युद्ध की और कितनी ही कहानियां सुनूंगा। इस कथन से सूबेदार जी के मुख पर हंसी की एक बहुत पतली रेखा दिखाई पड़ी। कहा, राम जी की इच्छा, उनकी जो इच्छा होगी वही होगा। इस समय मेरा एक काम कीजिए, अधिक रात में आपको कष्ट देकर बुलाए। मैंने कहा, हाँ आज्ञा दीजिए। सूबेदार जी ने कहा, शायद आपको मालूम है कि मैं निसंतान हूँ। मेरा केवल एक लड़का था, उसने वीर की तरह युद्ध क्षेत्र में प्राण दे दिए। वह स्वर्ग में है और दुर्भाग्य की बात है कि मुझे रोगशैया पर मरना होगा। राम जी की इच्छा, मेरे उस पुत्र की एक कन्या है, उसी को खिला खुदा मैंने जीवन का शेष भाग बिताया। मेरे एक भतीजा है, वह पंजाब में नौकरी करता है। मेरी जो कुछ संपत्ति है वह मैं अपनी पोती को देना चाहता हूँ। इस मर्म का आप एक वसीयतनामा लिख दें। मेरे पास एक सोने का सिंह है। मैं जब बर्मा की लड़ाई में गया था तब राजमहल लूटने में उसे पाया। सिंह तौल में 30 सेर से ऊपर है। सोने का दाम 50,000 रुपया होगा। मेरी पोती से जो विवाह करेगा वह उस सिंह को दहेज में पाएगा। लोहे के मेरे संदूक में वह सिंह रखा है। अब तक किसी को इसकी खबर ना थी। खबर होने से डाकू सिंह ले जाते। लोहे के संदूक में मेरा 1,000 रुपया है। वह रुपया मेरी पोती पन्ना के नाम लिख दीजिए और मेरा यह घर, सामान्य जमीन जो कुछ है, थाली लोटा और मेरे मेडल आदि सब मेरे भतीजे के नाम लिख दीजिए। वृद्ध ऊपर लिखी बातें धीरे धीरे कहने लगे और मैं साथ ही साथ नोट करने लगा। लिखने के लिए कागज भांजते भांजते कहा, आप अपने इस वसीयतनामे का मुख्ताराम किसको नियत करेंगे? वृद्ध ने कहा, यह देखिए, असल बात ही भूला गया, मुख्ताराम आप होंगे। यह भी लिख दीजिए, आपका पसंद किया पात्र यदि पन्ना से विवाह करेगा तो उसे सिंह मिलेगा। आप सुंदरलाल के बंधु हैं, क्या कोई आपत्ति है? मैंने कहा, मैं आनंद के साथ आपके वसीयतनामे में मुख्ताराम होने को तैयार हूँ। मैं सुंदरलाल का बंधु। वृद्ध ने विशेषकर इसका उल्लेख कर मेरी सम्मति पूछी। उनका उद्देश्य समझना बाकी न रहा। वसीयतनामा तैयार हो गया। वृद्ध ने साई कर दिया और गवाहियों ने भी साइन कर दिया। वृद्ध ने कहा, वसीयतनामे को आप अपने साथ ले जाएं और यह लीजिए, लोहे के मेरे संदूक की चाबी। आपका परिवार यही है? जी हाँ, यही है। मेरे ना रहने पर तब आप दया कर पन्ना को अपने घर में ले जाकर विवाह पर्यंत रखिएगा। पन्ना खुद बनाकर खाया करेगी। मैंने कहा, मेरे घर में इस देश का रसोइया ब्राह्मण नौकर है, पन्ना को खुद बनाकर क्यों खाना पड़ेगा? उठकर वृद्ध से मैंने कहा, अब मैं चलता हूँ, किंतु आपको अच्छा होना होगा और मैं बहुत दिन तक जीकर हम लोगों को लड़ाई के किस्से भी सुनाने होंगे। वृद्ध ने अश्रुगत कंठ से कहा, राम जी की इच्छा, आपके हाथ अपनी पन्ना को, रुपए पैसे को सबको सुपुर्द कर निश्चिंत हो गए। जिससे पन्ना का मंगल हो वही आप करेंगे। सूबेदार जी को इस वचन देकर विदा हुआ। इसके बाद केवल एक ही दिन सूबेदार जी जीवित रहे। 1 महीना बीत गया। सूबेदार जी का श्राद्ध तर्पण आदि हो गया। पन्ना को लाकर अपनी स्त्री के पास रख दिया। रुपया और सिंह भी लोहे के संदूक के साथ लाकर घर में रख दिया। पहले कई दिन पन्ना पितामह के शोक में मग्न रही। मेरी स्त्री की सेवा से वह क्रम स्वस्थ हुई। एक दिन रविवार को सवेरे उठकर चाय पी रहा था। उसी समय नौकर ने आकर खबर दी कि बाबू ज्वाला प्रसाद जी मिलने आए हैं। इसके पहले ऐसा अनुग्रह उन्होंने मुझ पर कभी ना किया था। मैं कभी कभी सूबेदार जी के संदूक को खोलकर उसी सोने के सिंह को देखता और सोचता था कि अब भी बाबू ज्वाला प्रसाद इस गरीब की कुटिया में क्यों पदार्पण नहीं करते। बाहर जाकर बड़े आदर से वकील साहब को बिठाया। 2-1 बातों के बाद उन्होंने कहा, देखिए, आपके कारण तो हम लोगों की बड़ी निंदा हुई है। मैंने पूछा, क्यों? हमारे जाति भाई सब कहते हैं कि बुढ़े के मर जाने पर उसकी पोती खाना ना खाकर बंगाली के यहाँ अन्न खाती है। जाति भाई किसी ने उसे आश्रय नहीं दिया। मैंने आश्चर्य पर कहा, खाना ना पाकर क्यों? पन्ना तो एक बार की दरिद्र नहीं। सूबेदार जी वसीयतनामा लिखकर उसे जो कुछ दे गए हैं, क्या आपने सुना नहीं है? ज्वाला प्रसाद ने विस्मित की तरह कहा, उनके पास था ही क्या जो वसीयत करते? आप हंसी करते हैं। वकील साहब के इस अभिनय को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ। नम्रता पूर्वक का, नहीं, वसीयत कर गए हैं, मैंने वह वसीयतनामा लिखा है। ज्वाला प्रसाद ने कहा, तो ठीक है, घर में 10-5 रुपए रहे होंगे तो बुढ़े ने शायद उन्हीं की वसीयत की होगी। बुद्धिमानी का ही काम किया। पन्ना के पिता बूढ़े की विवाहिता स्त्री की संतान ना होने की एक गप उड़ी थी। वसीयतनामा ना लिखाने से
बुढ़े का भतीजा आकर शायद घर द्वार पर दखल कर लेता। वकालत करते करते बुढ़ा हो गया, सभी समझ सकता हूँ, कहकर वे सूखी हंसी हंसे। उनके मुंह का भाव देखकर मैं समझ गया असल बात भीतर ही भीतर बलबला रही है, किंतु खुलकर कहने की हिम्मत नहीं। इधर उधर की बेलगाव की तरह की बातें उठी। अंत में बात कह डाली। पन्ना के साथ सुंदरलाल के विवाह का प्रस्ताव किया। मैंने कहा, हे स्वर्ण सिंह, धन्य है तुम्हारी महिमा। मैंने ज्वाला प्रसाद से कहा, लड़की में जो कुलगत दोष है उससे आपके जाति भाई कोई आपत्ति नहीं करेंगे? ज्वाला प्रसाद, हाँ नवीन बाबू करेंगे, मैं जानता हूँ वे मुझे जातिच्युत करेंगे, किंतु हम लोग शिक्षित व्यक्ति हैं। यदि निर्बाध समाज शासन का इतना भय करके चलेंगे तो देश की कुरीतियां सोचकर देखिए कि कैसे दूर होंगी। बहुत कष्ट से मैं अपनी हंसी रोककर गंभीर भाव से सिर हिलाने लगा। कहा, ठीक है वकील साहब, आपने अपनी विद्यता के योग्य ही बात कही है। ज्वाला प्रसाद ने कहा, अंग्रेजी नहीं पढ़ा हूं, किंतु समाज और धर्म संबंध में मेरे मत अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के समान ही है। मैंने पूर्वतः गंभीर भाव से कहा, यह तो है ही, यह तो है ही। ज्वाला प्रसाद ने शायद यह सोचा कि उनकी चालबाजी की पकड़ में मैं पकड़ नहीं सका, इसी से उत्साहित होकर कहा, अच्छा नवीन बाबू, आप और सुंदरलाल की तो विशेष बंधुता हो गई है। एक बात आपसे पूछता हूँ, मैंने हाल ही में सुना है कि सुंदरलाल पन्ना से विवाह करने के लिए पागल हो रहा है, क्या सच है क्या? मैंने कहा, हाँ सच है। ज्वाला प्रसाद ने उत्साह के साथ कहा, तब मेरे मन की सब दुविधा ही मिट गई। पन्ना कुजाती ही क्यों ना हो, गरीब ही क्यों ना हो, मेरे पुत्र ने अपना हृदय जिसको समर्पित कर दिया है, मैं उसको ही पुत्रवधु बनाऊंगा। मेरे पुत्र का सुख बड़ा है या जाति? बोलिए नवीन बाबू। किसी को इतनी प्रचंड शक्ति रोक लेने की मुझ में शक्ति नहीं, यह मैं पहले से जानता नहीं था। पहले की तरह शांत भाव से कहा, अवश्य ही आपके पुत्र का सुख बड़ा है वकील साहब। तब आपकी क्या राय है? मैंने कुछ क्षण सोचने का भान किया। ज्वाला प्रसाद का मुख फीका पड़ने लगा। उन्होंने सोचा कि शायद मैं मंजूर ना करूं। मुझको चुप देखकर ज्वाला प्रसाद ने कहा, सुंदरलाल जब आपके प्रिय बंधु हैं तब आप अवश्य ही उनकी भलाई चाहेंगे। फिर मैंने कहा, मेरा मत है। सुनकर सोने का लोभी बुढ़ा आनंद से अधीर हो गया। पहले सोने के सिंह के होने की बात ना जानने का भाव दिखाने में जिस तरह कृतकार्य हुआ था, इस समय अपरिमित आनंद उस उत्साह को छिपाने में उसी तरह कृतकार्य न हो सका। अन्य सब चित्तवृत्तियों की अपेक्षा प्रबल आनंद को छिपाना मालूम होता है मनुष्य के लिए सबसे अधिक कठिन है। पन्ना और सुंदरलाल का विवाह हो गया। वसीयतनामे का प्रोबोट ले लिया गया। विवाह के कुछ सप्ताह बाद रात को मेरी शांति भंग कर फिर मेरे सदर दरवाजे पर एक शब्द हुआ, बाबूजी, ओ नवीन बाबू। जागकर सोचा, और किसका वसीयतनामा लिखाना होगा। बाहर आकर देखा कि लालटेन लिए एक नौकर खड़ा है, उसके पीछे पन्ना और सुंदरलाल है। आश्चर्य से पूछा, क्या बात है? भीतर चलो कहता हूँ। नौकर को विदा कर सुंदरलाल ने पन्ना के साथ मेरे आंगन में प्रवेश किया। कहा, पिता ने हम दोनों को निकाल दिया। क्यों? वह सोने का सिंह बिल्कुल सोने का नहीं था। खूब पतली सोने की पत्ती ऊपर मड़ी थी, भीतर से बिल्कुल तांबा था। पिता ने पहले ही कहा था कि उसको गलाकर कंपनी के कागज खरीद कर रखेंगे, नहीं तो डाकू किसी दिन सिंह को ले जाएंगे। आज शाम को गलाया है। अंदाजन कोई 200 रुपए का सोना निकला है, बाकी सब तांबा है। पिता क्रोध से पागल हो गया। दूर दूर कर हम लोगों को घर से ही निकाल दिया। मेरी स्त्री बरामदे से के अंधकार में खड़ी सब सुन रही थी। अचानक आकर पन्ना का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और मैं सुंदरलाल को साथ ले जाकर दूसरे कमरे में बैठ गया।